हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप। आज एक बार फिर से आपका स्टूडेंट ब्रेन में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10 के विज्ञान का जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को केवल देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है या रासायनिक अभिक्रिया से क्या समझते हैं। तो आप उसका आंसर किस तरह से लिखिएगा। आपको लिखना होगा कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थों के साथ अभिक्रिया करके अलग होने या नए पदार्थों का निर्माण करता हो, अलग होता हो या नए पदार्थों का निर्माण करता हो, तो वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। और ये जो अभिक्रिया है इसमें भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक और उसका जो प्रोडक्ट बनता है उसको प्रतिफल कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर H2 + Cl2 ये आपके अभिकारक हो जाएंगे और ये प्रतिफल हो जाएंगे। ठीक है ना। इसमें CaCO3 ये आपके अभिकारक हो जाएंगे और इसके प्रतिफल CaO और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड इसके प्रतिफल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया के विशेषता को लिखें। रासायनिक अभिक्रिया के कौन कौन से विशेषता हैं उनके विशेषता उन सभी विशेषताओं को लिखने के लिए इसमें आपको बोल सकता है। अगला क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता को लिखें। तो रासायनिक अभिक्रिया के कौन कौन से विशेषता है इसके बारे में लिखना है। रासायनिक अभिक्रिया में कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो गैस उत्पन्न करती है, जो अभिक्रिया के फलस्वरूप गैस उत्पन्न करती है। तो कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनमें अवक्षेपण प्राप्त होता है और इसके साथ कुछ ऐसी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिसके दौरान अभिक्रिया के दौरान ताप में परिवर्तन होता है, ताप या तो बढ़ता है या घटता है। ठीक है ना। कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो अभिक्रिया के बाद पदार्थों के रंग में परिवर्तन कर देती हैं या उनमें परिवर्तन हो जाता है, या ऐसी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जो अभिक्रिया के दौरान उनके अवस्था में भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे माचिस के तीली का जलना, माचिस का तीली जलता है तो रासायनिक अभिक्रिया होती है ना, और वो क्या होता है, तीली गैस के रूप में बदलने लगता है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो रासायनिक समीकरण दिए गए हैं इन समीकरण को संतुलित कीजिए। ठीक है ना। जिस रासायनिक समीकरण के दोनों पक्ष के, ठीक है ना, प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या बराबर होती है तो उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। और वैसे समीकरण जिसके दोनों पक्ष के, ठीक है ना, परमाणु संख्या बराबर नहीं होती है उसे असंतुलित समीकरण कहते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग इसको देख करके यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे कि कौन सी संतुलित समीकरण है और कौन संतुलित समीकरण नहीं है। जैसे कि इसमें हाइड्रोजन की संख्या 2 है और इसमें भी हाइड्रोजन की संख्या 2 दिया गया है, यानी 2HCl, तो 2 H और 2 Cl क्लोरीन। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। तो यहाँ पर 2 है और इसमें भी 2 है, तो ये संतुलित समीकरण हो गई। और जिसमें जैसे कि H2O में हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन तो 2 है, ऑक्सीजन भी यहाँ पर 2 है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन 1 बताया जा रहा है, तो ये असंतुलित समीकरण हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि क्या है। तो हम लोगों ने अभी देखा कि सबसे पहले रासायनिक जो समीकरण होते हैं दोनों पक्ष के जो परमाणु की संख्या होती है उसकी गिनती हम लोग कर लेते हैं कि इधर कितने परमाणु संख्या है, तो इधर 4 परमाणु संख्या हो जाएंगे, 2 हाइड्रोजन के 2 क्लोरीन के, तो इधर भी 2 हाइड्रोजन के और 2 क्लोरीन के 4 परमाणु संख्या है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम गिनती कर लेते हैं। इसके बाद हम तय करते हैं कि समीकरण संतुलित है या नहीं है। यदि नहीं है तो अनुमान द्वारा समीकरण को संतुलित करते हैं, अनुमान लगा करके। यदि दोनों और प्रत्येक परमाणु संख्या बराबर हो जाती है तब यह समीकरण संतुलित हो जाता है। ठीक है, संतुलित हो जाता है। जैसे कि 2H2 + O2, यहाँ पर तो 2H2O तो दिया ही है, तो ये समीकरण संतुलित हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम लोग संतुलित किस तरह से करेंगे, क्योंकि यहाँ जो समीकरण में जो दिए गए हैं इसको केवल हम टोटल को 2 से या तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर जो समीकरण दिए गए हैं ये भी समीकरण क्या है, ये भी समीकरण आपके संतुलित है, क्योंकि यहाँ पर मैग्नीशियम के 1 परमाणु, इधर भी मैग्नीशियम 1 है, क्लोरीन के 2 है, तो इधर भी 2Cl लिए है ना, क्लोरीन के 2 और हाइड्रोजन यहाँ अलग होता है, तो ये समीकरण संतुलित समीकरण है। अगला, संतुलित समीकरण या रासायनिक समीकरण से होने वाले लाभ क्या है। रासायनिक समीकरण से क्या लाभ होने वाले हैं। तो रासायनिक समीकरण
रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों यौगिकों के संकेत के सूत्र से का जो संक्षिप्त विवरण है इसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। इससे हमें बहुत सारे फायदे हैं, जो समीकरण देख के हमें पता चल जाते हैं कि यह अधिकार एवं प्रतिफलों के बारे में जानकारी देता है कि ये जो समीकरण जो बन रहे हैं इसे ये अछोपिया मतलब किस तरह की अभिक्रिया इससे हो सकती है, या अभिक्रिया किस तरह से होगी, इसमें परमाणु संख्या कितना है, यह बताना कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले कौन कौन से पदार्थ हैं और उसके प्रतिफल क्या हो रहे हैं। समीकरण देख करके हम आसानी से उसको बता सकते हैं। अगला है अभिक्रिया के बाद प्रतिफल के परमाणु संख्या की जानकारी भी हो जाती है। समीकरण देखने के बाद कि अभिक्रिया के बाद जो परमाणु प्रतिफल बन रहे हैं उसमें कितने परमाणु हैं, या रासायनिक समीकरण को संक्षिप्त रूप में लिखने से समय की बचत होती है, ठीक है ना। और पूरे विश्व में एक ही प्रकार का रासायनिक सूत्र है, यह संकेत है जिससे अध्ययन में सुविधा होती है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने भाषाएं हैं पूरे विश्व में ना, और उनमें भी एक रूपता है कि जो रासायनिक समीकरण है सब में एक ही जैसे लिखे जाते हैं किसी भी भाषा में। तो आप यदि हमारे स्टूडेंट ब्रेन का जो यूट्यूब चैनल है इसको आप सब्सक्राइब नहीं किए होइएगा तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे 10th के या अगले जो वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। रासायनिक अभिक्रिया दो प्रकार लिखे हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दो प्रकार के बारे में लिखना है। एक तो संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया, ठीक है। तो पूछा जाता है कि संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया किसे कहते हैं, कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके या मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे 2H2O प्लस O2, 2H2O प्लस O2 मिलकर के 2H2O2 बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नए। अब दूसरा है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया है जिसमें कि किसी यौगिकों में उपस्थित किसी परमाणु के समूहों को किसी दूसरे परमाणु समूहों में विस्थापित कर दिया जाता है और इसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो पदार्थ थे, दो पदार्थ मिलकर के दो ही पदार्थ बना रहे हैं, लेकिन इनके जो परमाणु हैं आपस में क्या हो रहे हैं, एक्सचेंज हो जा रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर Cu इसके SO4 के एक साथ था, लेकिन यहाँ पर इस अभिक्रिया के फलस्वरूप ये Cu अलग हो गया, ठीक है। दूसरा है अभय विस्थापन अभिक्रिया। पूछा जाता है कि अभय विस्थापन अभिक्रिया क्या है, या अभय विस्थापन अभिक्रिया से क्या समझते हैं। तो आप लिखिएगा कि जिस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं वह विस्थापन अभिक्रिया क्या कहलाता है, वह विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि BaCl2 या Na2SO4 जो है, ठीक है ना, ये दोनों एक साथ मिलकर के BaSO4 बना रहे हैं, ठीक है ना। SO4 यहाँ से और Ba यहाँ पर दोनों एक साथ मिल रहे हैं और बाकी दोनों यहाँ पर मिल रहे हैं, तो दोनों में विस्थापन हो रहा है, ठीक है ना। इसको हम अभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद है उदासीन अभिक्रिया। उदासीन अभिक्रिया किसे कहते हैं, या उदासीन अभिक्रिया से क्या समझते हैं। वैसे अभिक्रिया जिसमें अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाता है, क्या, जिसमें अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाता है तथा जल प्रदान करता है, उसे उदासीन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर H2O निकल रहा है ना, देख रहे हैं, ठीक है ना, कि HCl और NaOH मिल करके क्या बना रहे हैं, NaCl प्लस H2O, यानी कि जल आपका यहाँ से बाहर हो रहा है। अगला क्वेश्चन है अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं। वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिस अभिक्रिया के फलस्वरूप या प्रतिफल में ठोस रूप से विलय अलग होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि NaCl प्लस AgNO3, ठीक है ना, ये दोनों एक साथ जो अभिक्रिया करते हैं तो उसे AgCl प्लस NaNO3 यहाँ पर ये अलग होते हैं। अक्सीकारक एवं अवकारक अभिक्रिया, इससे भी पूछे जाते हैं कि अक्सीकारक अभिक्रिया से क्या समझते हैं, या अवकारक अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये भी पूछा जाता है। तो जिस अभिक्रिया में कोई पदार्थ यदि ऑक्सीजन ग्रहण करता है तो वह अवकारक कहलाता है, यदि ऑक्सीजन मुक्त करता है तो अक्सीकारक कहलाता है, ठीक है। इसको फिर से समझिए कि अभिक्रिया के फलस्वरूप कोई पदार्थ ऑक्सीजन ग्रहण करता है तो अवकारक, और ऑक्सीजन मुक्त करता है तो अक्सीकारक कहलाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे जीवन में ऑक्सीजन एवं अक्सीकारक एवं अवकारक के प्रभाव को लिखें। तो जैसे कि भोजन का जो पचना है यह
किसका उदाहरण है, ठीक है ना। भोजन का दुर्गंधित होना, जब भोजन वायु में उपस्थित खुला छोड़ दिया जाता है तो क्या होता है कि वो उससे दुर्गंध निकलने लगता है, या उसमें जो उपस्थित वसा होता है तेल ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकृत हो जाता है और उसे गंध या स्वाद उसके खराब होने लगते हैं, ऑक्सीकृत होने लगता है, ठीक है। और दूसरा, अब हम लोग दहन के बारे में पढ़ेंगे कि दहन किसे कहते हैं, ठीक है। जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति के साथ जलता है तो उसे उसमें से प्रकाश उत्पन्न होता है, और इस जलने की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को हम दहन कहते हैं, ठीक है। ज्वाला, ज्वाला किसे कहते हैं, जब कोई ज्वलनशील पदार्थ लौ के साथ जलता है तो उसे ज्वाला कहते हैं, मतलब वो धधकते हुए जलता है ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ज्वाला। मोमबत्ती की ज्वाला का वर्णन करें, जो मोमबत्ती जलता है ना तो उसमें से जो लौ निकलता है उसके बारे में उसको लिखना है, ठीक है। मोमबत्ती एक ज्वलनशील पदार्थ है जो हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। जब मोमबत्ती को जलाया जाता है तब मोम पिघलकर बत्ती में ऊपर चढ़ता है और वह वाष्प में परिवर्तित हो जाता है और होकर ऑक्सीजन की उपस्थिति में ज्वाला उत्पन्न करता है। यह पीला एवं प्रकाशमान होता है। मोमबत्ती का जलना 3 भागों में होता है। मोमबत्ती मतलब 3 भाग में बढ़ता है। जो उसका ज्वाला है ना, ये जो मोमबत्ती रहता है, ठीक है, और इसका जो ये जो उसके बाती से होकर के ये जो ऊपर जलता है, ठीक है ना, तो इसको हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। तो देखते हैं 3 भाग कौन कौन से हैं। एक तो पहला है आपका केंद्रीय मंडल, यह नीले रंग का होता है, यह बत्ती को घेरे रहता है। इसमें दहन की प्रक्रिया नहीं होती है क्योंकि वाष्पन या ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आता है। इसका जो क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र का जो ताप होता है वो सबसे कम होता है और यहाँ पर माचिस की तीली नहीं जलती है, ठीक है। तो ये तो एक मंडल हो गया, केंद्रीय मंडल, ठीक है। दूसरा इसमें आता है प्रकाशहीन मंडल, और इसके अंतर्गत आता है ऑक्सीजन की आपूर्ति पूरी तरह से नहीं होने के कारण यहाँ पर पूरी ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाती है, इसलिए इनके वाष्प का अपूर्ण दहन होता है और यह ज्वाला का सबसे बड़ा भाग है तथा इसे हल्के पीले रंग के से हम लोग देख सकते हैं, यह हल्के पीले रंग का होता है। और तीसरा है प्रकाशमान मंडल, यह ज्वाला का गर्म भाग होता है क्योंकि इस भाग में मोम का पूर्ण रूप से दहन होता है, ठीक। अगला है द्रवभूत पेट्रोलियम या एलपीजी गैस संरचना का वर्णन करें। इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि एलपीजी गैस की संरचना का वर्णन आप कीजिए, मतलब एलपीजी जो गैस है ना उसमें कौन कौन सा, मतलब किसका किसका मिक्स होता है। इसमें पेट्रोलियम ये गैस है ना, ये पेट्रोलियम गैस ब्यूटेन तथा प्रोपेन तथा एथेन का मिश्रण होता है। ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन का मिश्रण होता है क्योंकि, लेकिन ब्यूटेन मुख्य रूप से इसके मुख्य अवयव हैं क्योंकि यह तीनों तीव्र ऊष्मा उत्पन्न करते हैं और यह साथ उत्तम ईंधन भी है। दाब बढ़ने पर यह तीनों द्रवभूत हो जाते हैं, मतलब लिक्विड में बन जाते हैं जब ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। तो इस द्रव को द्रवभूत पेट्रोलियम गैस भी कहा जाता है। यह खाना बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है तथा एलपीजी जलने पर इस प्रकार की अभिक्रिया करती है। इस अभिक्रिया को हम लोग देखेंगे, जैसे कि 2CuS10 13O2 इसमें होता है और यह ऑक्सीजन के साथ संयोग करके CO2 प्लस 10H2O ऊष्मा उत्पन्न करता है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देखा। और उसके बाद जो एलपीजी गैस होता है इसको हम सिलेंडर में भर के रख सकते हैं क्योंकि इस सिलेंडर में विशेष प्रकार के कैलेंडर में विशेष प्रकार का बल्ब लगे होते हैं जिसके खोलने से दाग कम हो जाता है और वह गैस चूल्हे की बर्नर की ओर प्रवाहित होने लगता है। इसका तो दाग नहीं है, दाब यहाँ पर होना चाहिए, कम हो जाएगा और यह जलने के साथ लौ के साथ जलता है। मतलब ये गैस के रूप में लिक्विड रहता है ना, जो हम लोग के साथ रसोई घर में गैस सिलेंडर होता है। तो देखे ही हैं कि जैसे हम लोग उसको खोलते हैं तो अंदर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा रहता है और बाहर प्रेशर कम रहता है, तो पाइप के द्वारा बर्नर के पास पहुँच जाता है। तो आप हमारे जो यूट्यूब चैनल है इसको आप सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। नीचे रेड कलर का जो बटन दिख रहा है वहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आपको और जो वीडियो डाले जाएँ उसके नोटिफिकेशन मिल जाए। आप इसके लिए बेल आइकन ज़रूर दबाइए।
अम्ल किसे कहते हैं, अगला क्वेश्चन है। वे पदार्थ जो खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसको याद रखिएगा। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं इन पदार्थों को। जब घोला जाता है तो ये वियोजित होकर के धन आयन बनाते हैं, हाइड्रोजन आयन बनाते हैं। यह जो आपका अम्ल होते हैं कौन कौन से पदार्थों में पाया जाता है, इसको देख लेते हैं। जैसे कि आपका इमली में टार्टिक अम्ल पाया जाता है, सेव में मौलिक अम्ल पाया जाता है, दही में लैक्टिक अम्ल, और सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ये सारे जो अम्ल हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और इससे आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जाएंगे, आप इसको याद रखिएगा। क्षार किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं? अभी तो हम लोगों ने अम्ल पढ़ा था कि नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। और जो क्षार होते हैं, ठीक है, ये जल विलेय भस्म को क्षार कहते हैं। जल में विलेय भस्म को क्षार कहते हैं तथा भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इसके उदाहरण है। अब क्षार के गुण थोड़ा सा देख लेते हैं, कैसे पहचानेंगे। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, यह रंगहीन एवं गंधहीन भी होते हैं। इनका जलीय विलयन साबुन की तरह चिकना होता है, साबुन का हाथ लेते हैं चिकना महसूस होता है। यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है अम्ल, और क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अब इससे कुछ इसमें नोट में बोल रहा है कि अम्ल और भस्म परस्पर अभिक्रिया करके लवण का निर्माण करता है, ठीक है ना, जैसे कि NaOH और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये NaCl प्लस H2O का यहाँ पर निर्माण करता है। धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण का निर्माण करते हैं, ठीक है। अम्ल तथा भस्म के जल के साथ अभिक्रिया। अम्ल को पानी में जब डुबाया जाता है ना, तब सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल के साथ मिलकर के क्या करता है, अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न करता है, और इसके साथ सल्फ्यूरिक अम्ल में थोड़ा सा पानी डालना पड़ता है। अब यहाँ pH मान यदि हम देखें, शुद्ध जल का pH मान 7 होता है और अम्ल का pH मान 7 से कम, और झाग जो होता है जो उसका pH मान 7 से अधिक होता है, क्षार बोलते हैं ना उसको। लवण का pH मान 7 होता है। अम्ल एवं क्षार एक दूसरे के उदासीन करते हैं, मतलब जिसका pH मान कम है जिसका ज़्यादा है दोनों को मिलाएंगे, ठीक है ना, तो ये उदासीन हो जाएगा, यानी कि 7 हो सकता है यदि उसको सही मात्रा में अनुपात में मिलाते हैं। परवल अम्ल किसे कहते हैं, तो वैसे अम्ल जो जल में घुल करके पूर्णतः रूप से आयनिक होकर के हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं। पूछा जाएगा कि परवल अम्ल किसे कहते हैं, तो आपको क्या लिखिएगा, आपको लिखना है कि वैसे अम्ल जो जल में घुल करके पूर्णतः आयनित होकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं, और उसे परवल अम्ल कहा जाता है। जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl जो है ना, ये नाइट्रिक अम्ल HNO3 से के साथ मिलकर के सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 बनाता है, ठीक है। नहीं, ये सारे जो है ये तीनों परवल अम्ल के उदाहरण हैं, ठीक है ना, यहाँ रिएक्शन नहीं हो रहा है। दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं, वैसे अम्ल जो जल में घुलकर आंशिक रूप से आयनिक बनाते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाता है। जैसे H2CO3 एसिटिक अम्ल और CHCOOH, ये आपके क्या हो जाएंगे, दुर्बल अम्ल के उदाहरण हो जाएंगे। अब सांद्र अम्ल या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल HCl जो है ना, इसे जब विलयन के साथ किसे कहते हैं, ये पूछा जा रहा है कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल किसे कहते हैं। जब विलयन में अम्ल की मात्रा अधिक रहती है तो सांद्र अम्ल कहा जाता है, तथा जल की मात्रा जब कम होती है, इसमें जल की मात्रा कम होती है। जब विलयन में अधिक मात्रा रहेगा अम्ल की तो जल की मात्रा कम हो ही जाएगी, तो इसे क्या कहेंगे, सांद्र अम्ल कहेंगे। जब विलयन में अम्ल की मात्रा कम होती है तो उसे तनु अम्ल कहा जाता है, जिसमें जल की मात्रा ज़्यादा होती है। भस्म क्या है, वैसा भस्म जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित होकर हाइड्रोक्साइड यानी हाइड्रोजन आयन बनाता है, उसे भस्म कहते हैं। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भस्म के उदाहरण हैं।
अब दुर्बल भस्म किसे कहते हैं? वैसे भस्म जो जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनित होकर के कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन बनाते हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम दुर्बल भस्म कहते हैं। जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड ना NH4OH ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, ये आपके इसके उदाहरण हो जाएंगे। अब यहाँ पर लौड़ किसे कहते हैं, ये भी पूछा जाता है। सीधा साधा सवाल पूछा जाता है कि लौड़ किसे कहते हैं? अम्ल तथा भस्मों की अभिक्रिया से लौड़ का निर्माण होता है तथा जल भी बनता है। और लौड़ में दो मूलक उपस्थित होते हैं। एक तो पहला होता है आपका भस्म से प्राप्त होता है, और जबकि दूसरा जो होता है ये अम्ल से प्राप्त होता है। भस्म से प्रथम मूलक जो होते हैं यह भस्मिक मूलक कहलाते हैं, और जो धन आवेशित होता है, धन आवेशित यानी कि धन आयन होते हैं। अम्ल द्वारा प्राप्त मूलक अम्लीय मूलक कहलाते हैं तथा ये ऋणायन यानी कि ऋण द्वारा आवेशित होते हैं। इस लौड़ को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, या इनको 3 भागों में बांटा गया है। एक तो पहला है आपका सामान्य लौड़, जिसमें वैसे लौड़ विस्थापित होते हैं जो हाइड्रोक्साइड समूह से नहीं होते हैं, इन्हें समान लौड़ कहते हैं। और जो अम्लीय लौड़ है, ठीक है ना, ये वैसे लौड़ होते हैं जो भस्म के द्वारा अम्ल के उदासीन के द्वारा बनते हैं, इसे अम्लीय लौड़ भी कहते हैं। और तीसरा है इसमें भास्मिक लौड़, जो वैसे लौड़ इसमें शामिल होते हैं जो उदासीन होकर के भास्मिक लौड़ प्रदान करते हैं, इसे भास्मिक लौड़ कहा जाता है। अब हम लोग अम्ल और क्षार पढ़ रहे थे। अब आगे हम लोग, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल स्टूडेंट्स ब्रेन को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप हमारे यदि सब्सक्राइब कर लिए हैं, बेल आइकन नहीं दबाए हैं तो बेल आइकन भी दबा दीजिए। कास्टिक सोडा क्या है? अब कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड है। क्या इसका रासायनिक नाम? सोडियम हाइड्रोक्साइड है। और सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन के साथ का विद्युत अपघटन के द्वारा इन्हें प्राप्त किया जा सकता है। और सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन के द्वारा एनोड पर क्लोरीन गैस तथा कैथोड पर सोडियम धातु प्राप्त होता है। अब सोडियम धातु जो है यह जल के साथ अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? जल के साथ अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि Na+H2O जो NaOH+H2 यहाँ पर बना रहे हैं। इस विधि को क्लोर अक्ली अभिक्रिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लोर अक्ली अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, आगे हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग जो दिए गए हैं, इनके उपयोग को देख लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग, और इसका उपयोग होता है साबुन या सिर्फ साबुन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग कागज बनाने में भी किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने में पर्याप्त वनस्पति तेल तथा अमोनिया बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब खाने का सोडा जो है, ये खाने वाला सोडा को बेकिंग सोडा के नाम से भी जाना जाता है। और इसका रासायनिक सूत्र या इसका नाम सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी है, जिसका सूत्र होता है NaHO3। क्या होता है इसका सूत्र? NaHO3, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं। ठीक है, बनाने की विधि देख लेते हैं कि किस तरह से ये बनता है। अमोनिया गैस जो है यह संतृप्त सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने से सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। क्या होता है प्राप्त? सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। और खाने का वाला जो सोडा है, इसका जो गुण है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ये किस तरह का होता है? ये सफ़ेद ठोस होता है। जो खाने में सोडा डाला जाता है ना, यह जल में कम घुलनशील होता है, और इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। इसके पीएच मान 7 से अधिक होगा तभी तो ये क्षारीय होगा। और जो क्षारीय जितने भी पदार्थ होते हैं वे लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। आगे है खाने वाले सोडा का उपयोग। इसका उपयोग खाना बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग केक वगैरह बनाने में भी किया जाता है। इसका उपयोग औषधि बनाने में भी यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, खाना बनाने में, केक बनाने में और औषधि बनाने में सोडा का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है धोबिया सोडा।
बनाने की विधि का वर्णन करें। ध्रुवीय सोडा जो है किस विधि से बनाया जाता है। धोने का सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट या डेका हाइड्रेट कहा जाता है। इसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 या 10H2O होता है। यह सल्वे विधि द्वारा बनाया जाता है। खाने वाला सोडा जो है ना, इसको गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है तथा सोडियम कार्बोनेट को जल के साथ अभिक्रिया करने पर धोवन सोडा बनता है। यहाँ पर Na2CO3 जो है या 10H2O दोनों मिलने के बाद NaCO3 10H2O का निर्माण हो रहा है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। ध्रुवीय सोडा के गुण के बारे में पूछा जाता है कि इसका गुण किस तरह का है ना, तो इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है और यह अम्लों को उदासीन बनाता है। क्षारीय होगा तो अम्ल में डालेंगे तो उदासीन होगा ना। जब इसे हवा में खुला छोड़ देते हैं तो यह जल को त्याग करके सोडियम कार्बोनेट या मोनोहाइड्रेट बन जाता है। इस प्रक्रिया को उत्फुलन अभिक्रिया कहते हैं। पूछा जाएगा कि उत्फुलन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आपको इसका उदाहरण एक बार जरूर दे दीजिएगा। ध्रुवीय सोडा के उपयोग देखते हैं कि ध्रुवीय सोडा के उपयोग कौन कौन से हैं। तो ध्रुवीय सोडा का उपयोग कपड़ा धोने में किया जाता है। इसका उपयोग कांच, कागज, साबुन इत्यादि के उत्पादन में किया जाता है। इसका उपयोग पेट्रोलियम को शुद्ध करने में भी किया जाता है। मृदु जल बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। अगला है विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है, या आप इसके बारे में इसका वर्णन कीजिए। तो विरंजक चूर्ण इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका नाम होता है। क्या नाम होता है विरंजक चूर्ण का नाम? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, जिसका सूत्र होता है CaOCl2। क्या सूत्र होता है? CaOCl2 इसका रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, इसके बनाने की विधि तो छूट ही रहा था, तो बनाने की विधि भी देख लेते हैं। बुझे हुए चूने को 40 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने के बाद जब उसे क्लोरीन गैस प्रवाहित किया जाता है तो यह विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। और जो विरंजक चूर्ण है ना, इसके गुण यदि देखें तो इसका गुण सफ़ेद रंग का होता है सबसे पहले, और दूसरा यह क्लोरीन जैसी गंध इसमें से निकलती है। और जब इसको खुला हवा में छोड़ देते हैं तो क्लोरीन गैस भी यहाँ से मुक्त होती है। ठीक है, यह कपड़ा कागज को रंजित करने में या रंगने में इसका उपयोग हम लोग करते हैं। विरंजित चूर्ण और इसका उपयोग को हम लोग देख लेते हैं कि इसका उपयोग लॉन्ड्री में किया जाता है। कपड़ा जो धुलाई होती है ना, उसमें कीटनाशी दवाओं के रूप में भी इसको या शुद्ध करने में इसका उपयोग किया जाता है। जल को शुद्ध करने में इसका उपयोग किया जाता है। क्लोरीन एवं क्लोरोफॉर्म बनाने में विरंजित चूर्ण का भी प्रयोग किया जाता है तथा कागज एवं कपड़े की फैक्ट्री में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस के रासायनिक नाम को लिखिए तथा उसे बनाने की विधि का भी वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो सबसे पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है और उसके रासायनिक नाम क्या है, ठीक है ना, उसको हम लोग देखेंगे कि इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट या हेमीहाइड्रेट होता है। इसका रासायनिक नाम CaSO4 1/2H2O भी इसका होता है, या 2H2O इसका नाम होता है। बनाने की विधि यदि हम देखें तो बनाने की विधि जिप्सम को तेजी के साथ गर्म करने पर यह पूर्ण रूप से निर्जलीय होकर के कैल्शियम सल्फेट का निर्माण करता है तथा यह निर्जलीकरण के बाद जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, तब प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है तथा जल बनता है। अब यहाँ पर दिया गया है CaSO4 2H2O, और इसको जब गर्म करते हैं तो CaSO4 के साथ 10H2O में ये बदल जाता है तथा 2CaSO4 या 2H2O को 120 डिग्री से ज़्यादा गर्म करने पर CaSO4 और 2H2O प्लस 3H2O का यहाँ पर निर्माण होता है। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है, इसका उपयोग हम किस रूप में करते हैं? जैसे जब हड्डियाँ टूट जाती हैं तब जाते हुए तो यहाँ पर क्या होता है, प्लास्टर कर देता है। वही प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना, यहाँ पर जो पट्टियों में इसका उपयोग किया जाता है तथा मिट्टी के बर्तनों में भी इसका उपयोग किया जाता है। आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा जो चैनल है स्टूडेंट ब्रेन का, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। हो सके तो शेयर अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, और बेल आइकन यदि प्रेस करते हैं तो आपको अगले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलते रहेगा। चलिए, अब तीसरा चैप्टर धातु और अधातु, इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले धातु क्या है, ठीक है ना।
धातु क्या है, इसको हम लोग धातु किसे कहते हैं इसको देख लेते हैं। धातु के गुण के बारे में भी जानेंगे कि धातु वे तत्व हैं जो सरलता से हाइड्रोजन त्याग कर धनायन बनाते हैं, और धातु ऊष्मा और विद्युत के अच्छे चालक भी होते हैं। धातु के भौतिक गुण को यदि देखें तो धातु का जो भौतिक गुण होता है ना, इसका परमाणु बाहरी कक्षा में या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम यहाँ पर आपके दिए गए हैं। धातु विद्युत का धनात्मक होता है, अर्थात यह इलेक्ट्रॉन त्याग करता है। धातु आघात वर्धीय होता है, इसे या तन्य भी होता है, इसको पीट के पतला भी किया जा सकता है। धातु का द्रव्यमान कथनांक उच्च होता है तथा धातु में एक विशेष प्रकार की चमक होती है जो अधातुई चमक, धातुई चमक कहते हैं। जैसे सोना चांदी देखें ना, चमकता है, शाइनिंग करता है। धातु ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है, तभी तो हम उसमें खाना बनाते हैं। धातु कमरे के ताप पर सामान्य ठोस होते हैं। जितने भी धातु है ना, जितने धातु लघु में सारे धातु, ठीक है ना, आपको ठोस अवस्था में कमरे के ताप पर मिल जाएंगे। धातु का रासायनिक गुण यदि देखें तो धातु सभी धातु में ऑक्सीजन के साथ संयोग करके ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन 2MgO यहाँ पर बना रहा है। आगे है सोडियम एवं पोटेशियम कमरे के ताप पर ऑक्सीजन के साथ संयोग करके ऑक्साइड बनाते हैं। यही दो आपके जो धातु हैं ये बहुत कम तापमान पर ये जलने लगते हैं। और दूसरा है धातु के साथ जल की अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है तथा अभिक्रिया अलग अलग वेग से करती है। मतलब जितने भी धातुएं हैं इसको यदि हम जल में डालते हैं तो सब में अलग अलग तरह, मतलब उनका जो अभिक्रिया का जो प्रोसेस है, ठीक है ना, वो अलग अलग रहता है। कोई जल्दी अभिक्रिया करता है तो कोई देरी से अभिक्रिया करता है, ठीक है ना। ठंडे जल के साथ अभिक्रिया सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। और उनके जो यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं इसमें बताया गया है कि जो Na2Na या 2H2O है, दोनों मिल करके ये निर्माण कर रहे हैं। अब गर्म जल के साथ अभिक्रिया कॉपर, मरकरी, सिल्वर, टीन, सोना, चांदी इत्यादि गर्म जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। ऐसे इसमें कुछ जैसे कि सोना चांदी है, ये उतना क्रियाशील धातु नहीं है, ठीक है। अम्ल के साथ अभिक्रिया, धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके अम्ल हाइड्रोजन मुक्त करती है तथा लौह के साथ अभिक्रिया करके विद्युत धनात्मक पर निर्भर करता है, वो कितनी तेजी से अभिक्रिया कर रही है, ठीक है ना, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। अधातु किसे कहते हैं? वैसे पदार्थ जो विद्युत और ऊष्मा के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, और ऐसे पदार्थ को हम अधातु कहते हैं। ये भंगुर होते हैं, चमकहीन होते हैं, अधातु कहलाते हैं। मतलब इसको पीट के पतला नहीं किया जा सकता है, ये चमकते नहीं है। अधातु के भौतिक गुण के बारे में लिखिए तो ये विद्युत ऋणात्मक होते हैं, ठीक है। अधातु सामान्य ताप पर ठोस एवं गैस रूप में पाया जाता है। अधातु भंगुर होते हैं, पीटने पर वो टूट जाते हैं। अधातु विशेष जो होते हैं ना, इनके पास विशेष प्रकार की चमक नहीं होती है, ऊष्मा एवं विद्युत का कुचालक होते हैं। मात्र एक केवल अधातु है ग्रेफाइट जो विद्युत का सुचालक होता है। जो हम लोग लिखते हैं ना पेंसिल, ठीक है, उसमें ये ग्रेफाइट आपका पाया जाता है। ये कोयला का अपरूप है, यानी कि कार्बन का अपरूप है। अधातु के द्रव्यमान क्वथनांक निम्न होते हैं, केवल ग्रेफाइट का क्वथनांक ही आपका उच्च होता है। अधातु ताज़ा मुलायम होते हैं, ये केवल हीरा कठोर होता है। जितने भी अधातु होते हैं ना, ये सारे मुलायम होते हैं, लेकिन इसका अपवाद है एक हीरा जो कि काफ़ी कठोर होता है, ठीक है। अधातु का रासायनिक गुण इसमें पूछ रहा है कि अधातु के रासायनिक गुण को लिखिए। तो धातु एवं अधातु के बीच रासायनिक अभिक्रिया करके जो आयनिक यौगिक बनाते हैं ना, यह धातु ऑक्सीजन के साथ संयोग करके ऑक्साइड बनाता है। धातु एवं अधातु परस्पर अभिक्रिया करके यहाँ संयोगिक यौगिक बनाते हैं। अधातु क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है तथा हाइड्रोजन अधातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। तभी तो देखे होइएगा कि जितने कंकड़ पत्थर या कोयले पानी में डाल दीजिए तो वैसे ही पड़ा रहेगा। पारा एकमात्र ऐसा धातु है जो कमरे की ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। पारा, ठीक है ना, जो हम लोग थर्मामीटर में उपयोग करते हैं।
पोटेशियम एवं सोडियम इतनी क्रियाशील धातु है कि वायु के संपर्क में आते ही ये जलने लगती है, इसलिए इन दोनों को केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेट्रोलियम और सोडियम को कहाँ रखा जाता है, तो आपको केरोसिन तेल यहाँ याद रखना होगा। सोना, प्लेटिनम दोनों ऐसे धातु हैं जो अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, अम्ल के साथ ये अभिक्रिया नहीं करते हैं। अम्लराज हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। पूछा जाएगा कि अम्लराज किसका मिश्रण है, तो यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दोनों, आप देखिएगा दोनों का मिश्रण अम्लराज होता है। अब यहाँ पर अष्टक नियम क्या है, ठीक है, अष्टक नियम क्या है इसको आप जान लीजिए कि प्रत्येक तत्व में इलेक्ट्रॉन को व्यथित करने की प्रवृत्ति होती है और इलेक्ट्रॉन इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है। यह बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है। सबसे पहले तो 2 होता है, ठीक है ना, उसके बाद बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद फिर बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसको हम अष्टक कहते हैं, ठीक है। अष्टक को पूरा करने के लिए रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकता है, मतलब 4 से अब 4 से ज़्यादा हो गया, 4 से ज़्यादा हो गया, 4 से ज़्यादा हो गया, तो ये तो अब 5 तो देगा नहीं किसी को, 3 ले सकता है, दूसरे से ले सकता है, लेकिन 4 से कम है, 3 है, 2 है, 1 है, किसी परमाणु के अंतिम अष्टक जो चक्र आता है ना, अंतिम चक्र में, तो वो क्या करता है, उसको त्याग कर देता है। अब रासायनिक बंधन किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। वह रासायनिक बंध जो किसी अणु में परमाणु के साथ मिलकर बांध कर रखता है, रासायनिक बंधन कहलाता है। रासायनिक बंधन का निर्माण 2 प्रकार से होता है, एक तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण द्वारा और दूसरा इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा। अब कोई त्याग कर दिया, मानते हैं कि एक परमाणु में 4 है और दूसरे परमाणु में अंतिम चक्र में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों क्या करेंगे, साझा कर लेते हैं। 4 से कम है तो त्याग देगा और 4 से ज़्यादा है तो दूसरे से परमाणु ले लेगा, इलेक्ट्रॉन के परमाणु लेकर के तो वहाँ पर बंध बनाता है। तो ये चीज़ें हैं। अगला रासायनिक बंध कितने प्रकार के होते हैं, तो ये रासायनिक बंध है, ये कितने प्रकार के होते हैं ये पूछा जाता है। तो सबसे पहले आयनिक बंध और विद्युत बंध संयोजन बंध के बारे में हम लोग देखेंगे कि ये दो परमाणु आपस में एक दूसरे से मिल करके परमाणु एक दूसरे के साथ अधिक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करके फलस्वरूप बने बंध को आयनिक बंध कहलाते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या करते हैं कि एक से अधिक इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण हो जाते हैं। और दूसरा है स्वसंयोजित बंध, यह जब 2 परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉन का साझा करके अष्टक को पूरा करते हैं। 4+4 नहीं बताए थे आपको, हाँ, ये साझा करके जब बंध बनाते हैं तो उसको हम स्वसंयोजी बंध कहते हैं। अब इसमें इसको भी 3 तरह से बांटा गया है, एकल स्वसंयोजी बंध, द्विक स्वसंयोजी बंध और त्रिक स्वसंयोजी बंध। तो आपको अभी केवल संक्षेप में ही पढ़ना है, इसके बारे में डिटेल अभी नहीं पढ़ना। खनिज किसे कहते हैं, अब देखिए खनिज, ठीक है ना, पृथ्वी के परत में पाई जाने वाली धातु युक्त ठोस खनिज को खनिज कहते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट इत्यादि, ये सारे खनिज कहे जाते हैं। अब अयस्क, ये भी पूछा जाता है कि अयस्क किसे कहते हैं, जिस खनिज में प्रचुर मात्रा में धातु उपस्थित होता है, जिसे कम खर्चे पर आसानी से क्या किया जा सके, धातु प्राप्त किया जा सके और उसे अलग किया जा सके, अयस्क कहलाता है। धातु कर्म क्या है, धातु कर्म अयस्कों से धातु का संशोधन या शुद्धिकरण की प्रक्रिया से को क्या कहते हैं, धातु कर्म कहते हैं। गैंग किसे कहते हैं, अब गैंग देखिए, यहाँ पर गैंग का दूसरा मतलब होता है अयस्कों में उपस्थित अवांछनीय पदार्थ, बालू कंकड़ मिट्टी पाए जाते हैं ना, इन सभी पदार्थों को गैंग कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग चौथे चैप्टर कार्बन तथा उसके यौगिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। कार्बन क्या है, सबसे पहले कार्बन पृथ्वी पर 0.02% तथा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाया जाता है। मुक्त अवस्था में कार्बन हीरा, कोयला, ग्रेफाइट के रूप में पाया जाता है। कार्बन सभी जीवों के निर्माण में आवश्यक अवयव है। कार्बनिक यौगिक हमारे जीवन में काफ़ी महत्व रखते हैं, जैसे कि भोजन हुआ, कपड़ा हुआ, साबुन हुआ, दवाएं हो गया, खिलौना हो गया, इन सब में कार्बन की मात्रा होती है। जीवन शक्ति सिद्धांत किसने दिया था,
ठीक है। तो जो जीवन शक्ति सिद्धांत है ना, यह 1815 ईस्वी में 1815 ईस्वी में बर्जिलियस ने जीवन की शक्ति का सिद्धांत दिया था, और जिसके अनुसार से सजीव पदार्थ कार्बनिक यौगिक का निर्माण करके एक अदृश्य जीवन शक्ति के द्वारा होता है। परंतु जो ये सिद्धांत है ना, यह वोहलर और लवाजे प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण अमोनियम सल्फेट के द्वारा करके किया जाता है। ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन पूछता है कि कार्बन के 2 अपरूप को लिखिए, कि कार्बन के 2 अपरूप कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर प्राकृतिक में जो कार्बन है ना, इसके 2 अपरूप पाए जाते हैं। ठीक है। तो इनको गुण के अनुसार से अलग कर सकते हैं। ठीक है ना। कार्बन के 2 अपरूप हैं यहाँ पर हीरा और ग्रेफाइट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्बनिक यौगिक के संयोजक बंध। कार्बनिक यौगिक के संयोजक बंध जब 2 या 2 से अधिक तत्व इलेक्ट्रॉन का साझा करके बंध बनाते हैं ना, तो इसको कार्बनिक यौगिक के संयोजक बंध कहते हैं। और इसके ये जो बंध बने होते हैं, इनके कार्बनिक यौगिक के सूत्र के 3 रूप से लिखे जा सकते हैं। जो सूत्र होता है ना, इसको 3 रूप से लिखा जा सकता है। एक तो लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के द्वारा, दूसरा संरचना सूत्र से, और तीसरा विमीय सूत्र से इसको हम लोग लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को लिखें तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है ना, इसमें इस संरचना में प्रत्येक परमाणु से जुड़े जितने भी परमाणु होते हैं और उनके संयोजित जो व्यवस्था होती है, इसको हम दर्शाते हैं। जैसे मिथुन का इलेक्ट्रॉनिक संरचना, मिथुन का इलेक्ट्रॉनिक संरचना क्या है, इसको हम लोग इस तरह से दर्शा करके लिखते हैं। तो आप हमारा जो ये चैनल है, यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं। तो कार्बनिक यौगिक का निर्माण एक शक्तिशाली शक्ति के प्रभाव से होता है, जैसे कि यूरिया। ठीक है ना। और इसका सूत्र होता है Na2CONH2, जो कार्बनिक यौगिक के 2 विधि से इसका नामकरण किया जा सकता है, जैसे कि साधारण प्रणाली से या यूपेक से, IUPAC से। जो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है। अगला जो प्रश्न है, यह प्रश्न है कार्बनिक यौगिक के प्रकार से, कि कार्बनिक यौगिक के प्रकार कितने होते हैं, उनके प्रकारों को लिखिए। तो सबसे पहले संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है ना। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के चारों संयोजकता जो है यह एकल बंध से बंधी रहती है, उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे कि IUPAC के सूत्र के अनुसार इसे अवलोकन करते हैं, और इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। ठीक है ना। और मीथेन इसका प्रथम सदस्य है। अगला है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है ना। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वैसे पदार्थ कहे जाते हैं जिसके परमाणु के चारों ओर संयोजकताएं हैं हाइड्रोजन से संतृप्त नहीं रहती हैं, और इसे असंतृप्त हाइड्रोजन कहा जाता है। यह 2 प्रकार के होते हैं, एक तो अल्किन, और पहले अल्किन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि वैसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसके अंतिम में 2 परमाणु बंध से जुड़े रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अल्किन कहते हैं। और इसे शेष एकल बंध से जुड़े होते हैं, इसका समान सूत्र CnH2n होता है। और दूसरा एल्काइन। एल्काइन वैसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हैं जिसके अंतिम 2 कार्बन परमाणु एकल बंध से जुड़े हुए होते हैं, इसे एल्काइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे एल्काइन कहा जाता है, जिसका समान सूत्र TnH2n-2 होता है। देखिए यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है। ठीक है। और होता है इसका प्रथम सदस्य एथाइन होता है। क्या होता है इसका प्रथम सदस्य, एथाइन होता है। और उसके बाद है अपमार्जक। अपमार्जक कैसे कार्य करता है, थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में जानेंगे। यदि आपसे पूछा जाए कि अपमार्जक कैसे कार्य करता है, तो अपमार्जक अणु के 2 प्रमुख भाग होते हैं। एक प्रथम भाग हाइड्रोकार्बन, जो लंबे श्रृंखला वाला कार्बनिक यौगिक का अम्ल होता है, और दूसरा भाग जो है SO3 या Na जल के विरोधी होता है। यह कपड़े की सतह पर बैठी गंदी धूल इत्यादि की तरफ से जुड़ जाता है, और उसके साथ मिलकर धूल गंदगी के साथ खींचकर
उसे जल में लाता है, जिस कारण से कपड़े साफ हो जाते हैं। इसे अपमार्जक बोलते हैं, ठीक है ना। और इसका ही प्रयोग हम लोग कपड़ा धोने में करते हैं। उसके बाद है समजातीय श्रेणी और इसके दो विशेषताएं लिखिए। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि समजातीय श्रेणी क्या है, उसके बाद में हम लोग उसके विशेषता को लिखेंगे। तो कार्बनिक यौगिक की एक ऐसी श्रेणी है जिसमें यौगिकों का समान सूत्र होता है, सामान्य सूत्र एक हो, वैसे क्रियाशील मूलक जो होते हैं ना इनके सामने, तथा इनके जो रासायनिक गुण हैं ये सारे समान होते हैं, और इनके दो क्रमागत सदस्य CH2 का अंतर या समजातीय श्रेणी कहा जाता है। इनके दो विशेषताएं आपको देखने को मिल जाएंगी। एक तो प्रथम जो है विशेषता, यह क्रमागत सदस्यों में हमेशा CH2 का अंतर होता है, तथा सभी यौगिकों का रासायनिक गुण समान होते हैं। जितने भी यौगिक होते हैं ना, सबके रासायनिक गुण यहाँ पर समान होते हैं। लोहे की बनी वस्तु को पेंट क्यों किया जाता है? अब जो देखिए, आप जितने भी लोहे की जैसे कि जो वस्तुएं बनी होती हैं, वे ग्रिल वगैरह घर के, उसको पेंट कर दिया जाता है। पेंट करने से क्या फ़ायदा होता है कि लोहे की वस्तु को पेंट इसलिए किया जाता है क्योंकि नमी की उपस्थिति में संक्षारित होती रहती है। मतलब इसका क्या होता है, ये सक्रिय रहता है, रिएक्शन करते रहता है यहाँ पर, जिससे फेरिक ऑक्साइड FO3 एवं फेरिक हाइड्रोक्लोराइड, फेरिक हाइड्रो ऑक्साइड FeOH3 का मिश्रण होता है, और ये वस्तुएं कमज़ोर होने लगती है। देखिए ना, जंग लग जाता है लोहे में, ये इन्हीं कारण से होता है। और इनसे बचने के लिए हम वस्तुओं की सतह पर किसी अम्ल विरोधी रंग की रंगाई देते हैं, जो धातु को क्या करता है, वायु या किसी विलयन जल के प्रभाव में आने से बच जाती है। हमारे आमाशय की अम्ल की भूमिका क्या है? हमारे आमाशय में जो अम्लीयता है ना, इसके क्या मतलब है, इससे क्या फ़ायदे हैं हमें? हमारे आमाशय में जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है ना, यह ग्रंथियों को स्रावित करता है। ग्रंथियाँ जो होती हैं इससे स्रावित होती हैं, जो भोजन में अम्लीय माध्यम प्रस्तुत करती है, जिससे जठर रस यानी कि पेप्सिन नामक एंजाइम अम्लीय माध्यम से कार्य कर सके, और यह भोजन में उपस्थित रोगाणु क्रियाशील को नष्ट कर देता है, और इस कारण से यह शीघ्र पचने भी नहीं देता। अब देखिए क्या होता है कि हम जो भोजन करते हैं तो उसमें बहुत सारे एंजाइम या जो जीवाणु होते हैं आपके शरीर में अंदर चले जाते हैं, लेकिन वो जो हमारे अंदर से जो जो ये अम्ल निकलते हैं ना, ये क्या करते हैं कि ये आपके वो जो एंजाइम होते हैं, और जो जीवाणु होते हैं उनको ये मार देते हैं, जिससे आप बीमार होने से भी बच जाते हैं, और ये भोजन पचने में भी सहायता करते हैं। उसके बाद है प्रकाश के परिवर्तन तथा अपवर्तन। ये आपका भौतिकी का प्रथम चैप्टर है, ठीक है। प्रकाश के परिवर्तन क्या है और इसे या किसे कहते हैं? यदि ये सवाल आपसे पूछा जाए तो आप क्या लिखेगा कि जब किसी प्रकाश की किरणें किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराती है तो टकराने के बाद वापस लौट जाती है, और वापस लौटने की इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या होता है कि जब प्रकाश की जो किरणें हैं ना, अपारदर्शी वस्तु से टकरा करके वापस लौट जाती है, और इसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। पूछा जाता है कि प्रकाश के स्रोत क्या है? प्रकाश के स्रोत को लिखिए। तो वह स्थान या वह पदार्थ जहाँ से प्रकाश उत्सर्जित होता है, निकलता है, उसे हम प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे मोमबत्ती से प्रकाश निकलता है ना, यह दो प्रकार का होता है, एक तो प्राकृतिक स्रोत और दूसरा अप्राकृतिक स्रोत, जिसको मनुष्य ने बनाया है। तो प्राकृतिक स्रोत आप समझ सकते हैं ना, बिजली चमकती है, सनलाइट या और सारे जो चीज़ें हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखिए। प्रकाश के परावर्तन के नियम कौन कौन से हैं, इसको लिखिए। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण आपने सुना ही होगा। यह अभिलंब से तीनों एक ही तल में रहते हैं, जैसे कि आपती, ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब, ये तीनों क्या होते हैं, एक ही तल से यहाँ पर जुड़े हुए होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, जैसे कि यहाँ पर ये वस्तुएं देखिए, ये अभिलंब हो गया, और यहाँ से आपतन कोण और ये परावर्तन कोण, दोनों के बीच में ये दोनों कोण होते हैं ना। यदि ये कोण है तो इधर से भी ये कोण बराबर होगा, या ये कोण इसके बराबर होगा। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? किसी बिंदु से स्रोत से आते हुए प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, देखिए यहाँ पर दर्पण लिखा हुआ है ना, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उसी बिंदु को हम प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें। तो वास्तविक का मतलब क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। दर्पण से परावर्तन के बाद प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब सामान्यतः उल्टा होता है और इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है। काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण से परावर्तन के बाद प्रकाश ने जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहा जाता है। काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है और इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, अब देखिए गोलीय दर्पण तो ये गोल होता है ना, चलिए गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण दर्पण को कहते हैं एक दर्पण होता है जिसकी परावर्तक सतह खोखले का एक भाग होता है। मतलब ये आप साइकिल का घंटी देखें ना, ऊपर का जो खोलिएगा तो वो गोलीय दर्पण की तरह ही कार्य होता है, जिसके अंदर एक खोखला होता है, उसका एक भाग होता है। अवतल दर्पण का प्रयोग को लिखें, अवतल दर्पण के प्रयोग को लिखें। अवतल दर्पण का प्रयोग कब होता है, हजामत बनाने के लिए। अब तो जो सैलून में जो दर्पण लगाए हुए होते हैं बहुत जगह जो है ये समतल दर्पण ही लगे होते हैं, लेकिन बहुत जगह अवतल दर्पण भी आपको जो ब्यूटी पार्लर होते हैं ना वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, या वाहनों के हेडलाइट में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है ना, जो बल्ब लगा होता है उसके पीछे का, ठीक है ना, रोगियों के आँख कान नाक के जांच में या सौर भट्टी में सूर्य से आने वाली ऊर्जा को एकत्रित करने में इसका प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण काल्पनिक और वास्तविक प्रतिबिंब दोनों यहाँ पर बनता है, और इस दर्पण में हमेशा काल्पनिक, उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। प्रकाश के अपवर्तन किसे कहते हैं, अपवर्तन पूछा जा रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरणें अपने पथ से विचलित हो जाती है, इसे हम, या मुड़ जाती है, इसे हम क्या कहते हैं, इस मुड़ने की घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर पानी में जब प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो ये थोड़ी सी मुड़ जाती है, या लकड़ी जब देखिएगा तो ये लकड़ी डाला हुआ होगा तो आपको थोड़ा सा यहाँ से मुड़ा हुआ प्रतीत होगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है ये पूछा जाएगा, तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में, ध्वनि की चाल निर्वात में नहीं होती है, आप इसको ध्यान रखिएगा। हवा में प्रकाश की चाल लगभग 3 लाख किलोमीटर है ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, हाँ 3 लाख मीटर प्रति सेकेंड होता है हवा में प्रकाश की चाल। और पानी में प्रकाश की चाल 2,25,000 मीटर प्रति सेकेंड होता है, हवा से ज़्यादा तेज होता है ना पानी में। और कांच में प्रकाश की चाल तो यहाँ दिया ही है 2 लाख मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। सघन माध्यम से विरल माध्यम किसे कहते हैं, सघन माध्यम से विरल माध्यम किसे कहते हैं, ये सवाल सीधा सा है। जिस माध्यम से प्रकाश की चाल कम होती हो उसे सघन माध्यम कहते हैं, जिस माध्यम में, ठीक है ना, और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है उसे विरल माध्यम कहते हैं, ठीक है। ये साधारण सा सवाल है, पूछा जाता है कि सघन माध्यम और विरल माध्यम क्या है, तो प्रकाश की चाल से आप इसको समझ सकते हैं। कांच का एक उत्तल लेंस, कांच का एक उत्तल लेंस, अवतल लेंस तथा वृत्ताकार प्लेट की पहचान आप किस तरह से करेंगे, मतलब तीनों आपके पास दिए गए हों। तो प्रत्येक टुकड़े को क्या कीजिएगा कि पुस्तक के पास बारी बारी से लेके जाएंगे और ध्यान से देखेंगे कि छपे हुए अक्षर बड़ा दिखाई दे रहा है या छोटा दिखाई दे रहा है। जब बड़ा दिखाई देगा तो उत्तल लेंस है, और जब छोटा दिखाई दे तो वो अवतल लेंस है। यदि वास्तविक आकार जैसे पहले था वैसे ही दिखाई दे तो यह वृत्ताकार प्लेट का टुकड़ा है, ठीक है ना, और जिसे ये आपका जो शब्द है वो उसमें उसके आकार में कमी बेसी नहीं हो रही है। अगला क्वेश्चन, लेंस की क्षमता क्या है। जब प्रकाश की किरणें लेंस से होकर के गुजरती है तो प्रकाश की किरण मुड़ जाती है। प्रकाश की किरणें को मोड़ने की क्षमता को ही लेंस की क्षमता कहा जाता है, और लेंस की क्षमता का मात्रक एसआई मात्रक यानी डायऑप्टर होता है। इसे हम डी से सूचित करते हैं, किस चीज़ से, डी से सूचित करते हैं। आगे अपवार्जक क्या है, ठीक है ना, अपवर्तन क्या है। अपवर्तन को हम लोग देखते हैं कि किसी माध्यम से वस्तु शून्य काल में प्रकाश की चाल एवं उस माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात, ठीक है ना, क्या कहलाता है, अर्थात अपवर्तनांक वो है ना जिसमें शून्य में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल
बराबर अपवर्तनांक होता है। शून्य में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। नोट में दिया गया है कि हवा का अपवर्तनांक 1 होता है, हवा का अपवर्तनांक 1 होता है, ठीक है ना। हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है 2.42 होता है। अपवर्तनांक के कितने नियम है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अपवर्तनांक के कितने नियम हैं, इन नियम को लिखिए। तो अपवर्तनांक के मुख्य रूप से 2 नियम हैं, एक तो आपतित किरण और दूसरा अपवर्तित किरण। अभिलंब से तीनों एक ही तल में, अभिलंब तीनों एक ही तल में रहते हैं, ठीक है ना। आपतित और दूसरा अपवर्तित किरण है, दोनों अभिलंब के एक ही तल में रहते हैं। किसी दो माध्यम में प्रकाश किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की त्रिज्या का अपवर्तन कोण का ज्या का अनुपात नियतांक होता है। मतलब एक जगह से जब प्रकाश यहाँ पर आकर के परिवर्तित होता है तब, अर्थात इसका नियतांक कितना होता है, इसका नियतांक होता है 1। साबित करें कि F बराबर R/2 यानी कि फोकस बराबर रेडियस बाई 2। तो यहाँ पर एक चित्र दिया गया है जिसमें चित्र बी में बी एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है और P मुख्य अक्ष है तथा PC से समानांतर एक निकट किरण AB जो दर्पण दिया गया इस पर परावर्तन के बाद फोकस पर गुजारा जा गया है और इसको यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पिक्चर देख रहे हैं कि ये इसका F जो है ये आपका फोकस दूरी है कि अनंत से जो प्रकाश आती है अवतल दर्पण से और ये टकरा के जब वापस लौटती है तो जो इसका जो मुख्य अक्ष है ना, मुख्य अक्ष पर जहाँ टकराती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है। और उसी को यहाँ पर समझाया गया है। अगला पूछा जाता है सामान्य नेत्र की 25 सेंटीमीटर रखी वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं। तो ये न्यूनतम है ना, 25 सेंटीमीटर से कम रखी जो वस्तुएं जो रखी जाएंगी उसको नहीं देख पाएगा, क्योंकि 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है, लेकिन 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को का जो प्रतिबिंब होता है दृष्टि पर स्पष्ट रूप से नहीं बन पाता है, जिस कारण से मानव वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है स्पष्ट दृष्टि के मानव नेत्र की दूरी कितनी होती है। तो लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, जो उत्तल लेंस होता है ना उसको अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहा जाता है कि अक्ष के समानांतर चलने वाले सभी आपतित किरण लेंस से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर आकर मिलती है, अतः इस लेंस को क्या कहा जाता है, अभिसारी लेंस कहा जाता है। तो आप यदि हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो अब हम लोग मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार को पढ़ने वाले हैं। मानव नेत्र क्या है, सबसे पहले मानव नेत्र के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि मानव नेत्र प्रकृति द्वारा बनाई गई प्रकाशीय यंत्र है। यह लगभग गोलीय है, ठीक है ना। आँख के गोले जिन्हें नेत्र गोलक कहा जाता है यह सबसे बाहरी सफ़ेद चमड़ी की होती है जो पारदर्शी होती है, जिसे श्वेत पटल भी कहा जाता है। इसका अगला भाग कॉर्निया कहलाता है। हमारी आँखों के बारे में यह वर्णन दिया गया है। आप लोगों को जब पूछा जाए क्वेश्चन तो आप लोगों को इसी लैंग्वेज में इसी तरह से लिखना होगा कि उसमें श्वेत पटल कौन सा है या नेत्र का आकार किस तरह का होता है। मानव नेत्र की संरचना का वर्णन करें तो मानव नेत्र की जो संरचना है, मानव नेत्र प्रकृति द्वारा प्रदत्त मूल्यवान ज्ञानेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रियां कितने, 5, ठीक है ना। उनमें ये आपका शामिल है मानव नेत्र, जिसे हम अद्भुत संसार देख पाते हैं। मानव नेत्र एक गोलीय प्रकाश यंत्र है जिसे निम्नलिखित संरचनाएं पाई जाती हैं और उनके नाम नीचे भी दिए भी गए।